नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद पांडे। यूपीएससी 2.0 क्या है? यूपीएससी 2.0 और क्यों जरूरी है यूपीएससी 2.0? इस वीडियो में हम आपके साथ इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में एक आर्टिकल पब्लिश होता है जिसमें यूपीएससी 2.0 यानी कि यूपीएससी को रिफॉर्म करने की बात कही जाती है। यह आर्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस आर्टिकल को लिखने वाले जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर पद पर भी जो है अपने सेवाएं दी हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं डी सुब्बा राव की। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपको समझना यह जरूरी है कि अभी तक जितनी भी चीजें हम डिस्कस करते थे, कई बार हम अपनी तैयारी के दौरान एक शिक्षक होने के नाते भी हम कई बार कहते थे कि यूपीएससी को बहुत सारे बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन उस बात में उतना वजन कभी कोई समझता नहीं था। हालांकि जब ये आर्टिकल पब्लिश हुआ तो टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल डी सुब्बा राव जी ने लिखा और उसमें इन्होंने कुछ सुझावों के बारे में बताया, जिसके बारे में ये भी कहा गया कि यूपीएससी को वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए, अगर करंट सिनेरियो उसका चेक किया जाए तो बहुत सारे बदलावों की आवश्यकता है। चाहे वो पेपर को लेकर के हो, चाहे वो एज लिमिट को लेकर के हो, या अटेम्प्ट्स को लेकर के हो, या फिर उसके प्रोसीजर को लेकर के हो। यूपीएससी कहीं ना कहीं चारों तरफ से घिरा हुआ है। हालांकि इसमें कोई दो शक नहीं है या कोई राय ऐसी नहीं दी जा सकती जिससे ये प्रतीत हो कि यूपीएससी का करंट सिनेरियो का जो पैटर्न है वो बिल्कुल ठीक है। आपने देखा कि किस तरीके से यूपीएससी में सर्टिफिकेट को लेकर के घोटाले सामने आए। ठीक है, इस बार की यूपीएससी 2024 की परीक्षा जो आई और उसका जो रिजल्ट घोषित हुआ उसमें भी हमने देखा कि बहुत सारी अटकलें, बहुत सारी ऐसी खबरें आई कि ओबीसी के सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं। हालांकि जब इतने बड़े स्तर की एक एजेंसी, एक संस्था ऐसी सारी गतिविधियों में लिप्त हो जाती है या ऐसी सारी गलतियों जो है उसके द्वारा होती हैं, तो एक बहुत बड़ा जमखा जिसकी तैयारी कर रहा हो, एक बहुत बड़े देश की, जिसकी देश की आबादी 140 करोड़ हो, उसमें युवाओं की जो है शक्ति सबसे ज़्यादा हो, और अगर युवा यूपीएससी को लेकर के प्रेरित हों, वहाँ ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी जो है जायज़ नहीं देखी जा सकती। आज हम बात करने वाले हैं इस आर्टिकल के बारे में, जिस आर्टिकल के बारे में जिसमें ये बात बोली गई है क्लियरली कि यूपीएससी को किन किन चीज़ों में परिवर्तन की आवश्यकता है। यहाँ पर इस तरीके के बहुत सारे आर्टिकल्स आप देखने को पाएंगे जिसको डी सुब्बा राव ने लिखा है, और इस आर्टिकल में उन्होंने सुझाव दिया है कि यूपीएससी को बहुत सारे पैटर्न्स को बदलने की आवश्यकता है। जो उसका करंट जो है एज लिमिट को लेकर के या क्राइटेरिया को लेकर के जो बात कही जा रही है यूपीएससी की, उसमें बहुत सारा परिवर्तन जो है ज़रूरी है। आइए दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, इनके बारे में पहले समझ लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं डी सुब्बा राव पूर्व गवर्नर रह चुके हैं भारतीय रिजर्व बैंक के, ने हाल ही में यूपीएससी में सुधार को लेकर के एक बात कही। एक पूरा आर्टिकल है जिसमें इन्होंने अपनी बातों को रखा है। यूपीएससी के बारे में कहा कि सिविल सेवा परीक्षाओं में सुधार की जो है आवश्यकता है, और इस आवश्यकता की प्रमुख चिंता का जो विषय रहा है इनका, वो रहा है युवाओं की उत्पादकता वर्षों का अत्यंत अपव्यय किया जा रहा है। यानी कि यहाँ के जो एक तरीके से आप कह सकते हैं जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो यंगेस्ट पॉपुलेशन है, जो युवा वर्ग है, उसकी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं मर जा रही है यूपीएससी तैयारी के दौरान ही। हालांकि अगर हम इसमें आगे बात करें तो आपको इस यूपीएससी के वर्तमान पैटर्न के बारे में तो पता ही होगा। सबसे पहले प्रीलिम्स की परीक्षा कराई जाती है, फिर मेंस की परीक्षा कराई जाती है, इसके बाद इंटरव्यू होता है यानी कि साक्षात्कार। तो 3 स्टेज की जो है ये परीक्षा होती है। हालांकि इस 3 स्टेज की परीक्षा को पास करने के लिए एक अभ्यर्थी को विभिन्न चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके बारे में हम सभी परिचित हैं, और इसके बारे में हमें ये तो बताने की जरूरत नहीं कि भाई प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है, मेंस में क्या पढ़ना है, इंटरव्यू में क्या पढ़ना है। ठीक है, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इस पूरी तैयारी के दौरान उत्पादकता जो है वो मर जाती है। उत्पादकता कैसे मरती है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर जो रहे, ठीक है, सुब्बा राव जी ने देश की सिविल प्रणाली की भर्ती में बड़े बदलाव की जो है मांग की है, और उन्होंने कहा है कि यूपीएससी को अपना स्ट्रक्चर, अपना पेपर पैटर्न, अपने जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इनमें बदलाव करने की आवश्यकता है। क्योंकि करंट सिचुएशन में अगर देखा जाए तो एक तो बेरोजगारी से ऑलरेडी जो है युवा वर्ग मारा फिर रहा है, और ऐसी सिचुएशन में एक बड़ी जो है गंभीर समस्या सामने देखने को मिल रही है। इसीलिए यूपीएससी 2.0 नामक एक नई योजना का सुझाव भी इन्होंने दिया। हालांकि अगर हम बात करें कि इसमें क्या समस्याएं होती हैं, तो आप सभी को पता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जब बात आती है तो यूपीएससी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहली बात होती है कि आपको सिंपली क्या है, कोई भी स्ट्रीम हो, एनी स्ट्रीम से, अगर आपको बस सिंपली क्या करना है, ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए। आप ग्रेजुएशन पास आउट हो और आप एलिजिबल हो जाते हैं यूपीएससी का पेपर देने के लिए।
हालांकि इसके दोनों पक्ष हैं। कुछ पक्ष ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा है, किसी भी जो है एक तरीके से साइड का बच्चा है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ का हो, चाहे साइंस बैकग्राउंड का हो, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, अच्छी बात यह है कि ग्रेजुएशन पास आउट करने के बाद वो पेपर दे देता है। लेकिन समस्या यहीं से उत्पन्न भी होती है। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के जिस तरीके से बातें कही जा रही हैं, उसमें आप सोचिए कि कोई बच्चा है, या ये कहें कि जिसने अभी जो है इंटर पास आउट किया है या ग्रेजुएशन पास आउट किया है, उसके बाद वो इसमें आ जाता है पेपर के लिए। तैयारी करते 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 उसको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं? उसको पढ़ने पड़ते हैं हिस्ट्री, इसके साथ साथ ज्योग्राफी, इसके साथ साथ पॉलिटी, इसके साथ साथ इकोनॉमी, इकोनॉमी के साथ साथ आपको पढ़ना है IR इंटरनेशनल रिलेशन, इसके साथ साथ पढ़ना है डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके साथ साथ पढ़ना है करंट अफेयर्स। ठीक है, इसके साथ मतलब इस पूरी तैयारी के दौरान अगर हम बात करें तो 20 से प्लस जो है सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। एसए की तैयारी करनी है, साइंस एंड टेक इसमें हम लिख सकते हैं, साइंस एंड टेक इसके साथ साथ पढ़ना है इसको। ठीक है, तो साइंस एंड टेक लगभग 20 सब्जेक्ट उसे पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन इनकी क्या रिवेलेंसी है? इनकी रिवेलेंसी बिल्कुल उतनी ही है जितनी इसकी है A+B का होल स्क्वायर। ये हमने सबने बचपन में अपने पढ़ा है। लेकिन हमसे पूछ लिया जाए कि इसका वर्तमान में कहीं यूज कर रहे हो तो बताओ। हालांकि इस पे बहुत सारे लोगों का जो है वक्तव्य रहता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल है। क्या ये मेरी जिंदगी से, क्या ये मेरी करंट सिचुएशन से, क्या ये मेरी रियल लाइफ से रिलेट हो पा रहा है? क्या इसका रियल लाइफ में मैं कोई यूज कर रहा हूं? ये बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है जो सब्जेक्ट हम यहां पर लिख करके देख रहे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, IR, ठीक है, सोशल जस्टिस, सारी चीजें, गवर्नेंस, इन सबको पढ़ने के बाद इसकी क्या रिवेलेंसी है? क्या ये स्किल को जन्म दे पा रहा है? क्या इससे मेरी कोई स्किल बढ़ रही है? मैं ये कह सकता हूं कि मेरी नॉलेज बढ़ रही है, बट मेरी स्किल बढ़ रही है, ये डिपेंड करता है। आज की अगर परिदृश्य की बात करें तो स्किल जब बढ़ती है तभी आप जो है एक तरीके से वैल्यूएबल पर्सन माने जाते हैं किसी भी संस्था के द्वारा। आपके अंदर कोई स्किल होनी चाहिए। इसीलिए आपने देखा कि बहुत सारे स्किल रिलेटेड प्रोग्राम गवर्नमेंट लॉन्च करती है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही अंतर है जैसा बीटेक और एक तरीके से ITI में होता है। आप बहुत सारे जो है स्टूडेंट को आप देखेंगे कि बीटेक किए हुए हैं। पूछो कहाँ से किए हुए हैं? मैंने बीटेक किया हुआ था यहाँ से, मैंने बीटेक किया हुआ है वहाँ से। और हाल क्या है? UPSC की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? फिर बीटेक क्यों नहीं किया आपने? बीटेक को परस्यू किया, जब बीटेक कंप्लीट हुआ तो उसके बेसिस पे जॉब क्यों नहीं मिली? क्योंकि जॉब में पैसे उतने मिल ही नहीं रहे, 15-20 हज़ार की जॉब मिल रही है। लेकिन वही चीज़ ITI में देखिए क्या होता है। बेसिकली बहुत सारे ऐसे कौशल विकास मिशन जो है चलाए जाते हैं राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें आपको बेसिकली सिखाया जाता है किसी काम को कैसे करना है, किसी तरीके, मतलब उस काम को करने से जो आमदनी आपको आनी है, उस काम के लिए आपको वेट नहीं करना है, आपको सीखना है। चाहे वो प्लम्बर का काम हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन का काम हो, ठीक है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं। तो यहां पर बात ये आ रही है UPSC को लेकर के कि ये जो सारे सब्जेक्ट UPSC में हमें पढ़ने पड़ते हैं, जितने भी सब्जेक्ट, लगभग 20 प्लस सब्जेक्ट जो हमें पढ़ने हैं दोस्तों, उससे क्या मेरी कोई स्किल जनरेट हो रही है? नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें हमने पढ़ी वो आज के करंट सिनेरियो में अगर हम बात करें तो कहीं भी जॉब लेने जाएंगे तो उससे उसका कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब ये है भाई, अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहे हैं, मार्केटिंग में जा रहे हैं, तो मार्केटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिकलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। साइंस एंड टेक में जा रहे हैं तो अगर आप बात करें किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में, किसी जो है सॉफ्टवेयर फर्म में काम कर रहे हैं, आपको जावा, C++ ऐसी सारी कंप्यूटर लैंग्वेज आनी चाहिए। क्या आपको आती है? नहीं आती है। ठीक है, तो यहां पर इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात की इन्होंने। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि अपने टाइम का जो डी सुब्बा राव जी के अपने टाइम का जो हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 1970 के दशक में अपने अनुभव को हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ 21 से 24 वर्ष की आयु सीमा केवल 2 प्रयासों की अनुमति थी। इन्होंने कहा जिस तरीके से आज करंट उसमें देखा जा रहा है कि जनरल है 6 अटेम्प्ट है, जो है OBC है 9 अटेम्प्ट्स हो गए, उनके बाद ST SC को अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स के बारे में कहा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कहीं ना कहीं इसमें जो है भीड़ इकट्ठा करने का काम कर रही है और कुछ नहीं। बच्चा आता है, पढ़ता है, अपने साल बर्बाद करता है, क्योंकि श्योरिटी तो कुछ है ही नहीं। श्योरिटी होगी भी कैसे, इसको भी सोचने का विषय है भाई। पहले के सिंपली क्या होता है, वैकेंसी होती है 1000। अगर आप देखें तो 2023 की बात करें, 2024 की बात करें, 2025 की बात करें तो लगभग वैकेंसी 1000 आ रही है। फॉर्म कितने अप्लाई हो रहे हैं? 10 लाख के आसपास, 10 से 12 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। आप सोच करके देखिए, 1000 सिर्फ सीटें हैं, 10 से 12 लाख लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। ये बाकी के लोग जो, भाई जाहिर सी बात है, अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स को अगर हम बात करें तो UPSC प्रीलिम्स को एक फिल्टर की तरीके से यूज कर रहा है कि भाई एक काम करो, प्रीलिम्स कराओ, आधे बच्चे तो यहीं छट जाएंगे, छट गए, ठीक है, फिर चलो क्या करोगे इसके बाद? अब 10,000 बच्चे मान लो मेंस तक पहुंच रहे हैं, इंटरव्यू तक, उसके बाद सिलेक्शन कितने का हो रहा है? 1000 का। और बाकी के जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, इनका क्या? तो ये तो
अब इसमें बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं, लेकिन इसके पक्षों के बारे में जो बात कही जा रही है, 2.0 के बारे में बात की जा रही है यूपीएससी, उसका पॉइंट तो ये कह रहा है ना कि 1000 बच्चे जो है सेलेक्ट हो रहे हैं, फॉर्म दे रहे हैं, जो फॉर्म फिल कर रहे हैं और एग्जाम दे रहे हैं, वो है 10 से 12 लाख। अब 10 से 12 लाख बच्चों का अगर मैं नॉर्मल जो है एक जो है वो करूं, ठीक है, एनालिसिस करूं, तो उसमें आप कैसे समझ सकते हैं, जरा इसको समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए एवरेज फीस अगर मैं देखूं तो 2 से 3 लाख के आसपास है एवरेज फीस, ठीक है, मैं मान के चलो 2 से 3 लाख के आसपास फीस होती है, ठीक है। इसके साथ साथ आपके रहने का खर्चा 3 लाख तो आराम से हो जा रहा है। 5 लाख एक बच्चा 1 साल के अंदर खर्चा कर रहा है। गारंटी इस बात की अभी नहीं है कि यूपीएससी में तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, तुम्हारी तैयारी पे डिपेंड करता है, तुम्हारी स्ट्रैटेजीज कैसी हैं, तुमने पढ़ाई कहां से की है, तुमने कैसा पढ़ा है, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है। 5 लाख रुपए तुमने खर्चा किए टोटल, ठीक है। इसके बाद अगर तुम सोचो, मान लो फर्स्ट ईयर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, सेकंड ईयर नहीं हुआ, थर्ड ईयर नहीं हुआ, फोर्थ ईयर नहीं हुआ तुम्हारा सिलेक्शन, तो 5-5 लाख के हिसाब से मान लो फर्स्ट ईयर में तो तुम्हारी फीस का जो है पैसा 5 लाख खर्च हो रहा है, इसके आगे नहीं खर्च होगा क्योंकि तुमने पढ़ाई कर ली। लेकिन बाकी का 3 लाख रुपए या 2 लाख रुपए तो तुम्हारा खर्च ही हो रहा है। अगर मैं 2 एवरेज लेके भी चलूं कि 2 लाख, तो 2 लाख तो 3 साल तक खर्च हो रहा है, ये हो गया आपके 6 लाख, और 5 लाख यहां खर्चा किया है आपने, 11 लाख रुपए टोटल 5 साल के अंदर आपने खर्चा किए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा अगर आपने इकोनॉमी पढ़ा है, अवसर लागत की बात की है। अवसर लागत क्या कहती है? अवसर लागत सिर्फ यही कहती है कि बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करने पर जिस अल्टरनेटिव को आप छोड़ रहे हैं उसकी लागत ही अवसर लागत कहलाती है, कि मुझे बेस्ट मेरे लिए ये है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं। इसके लिए आपने बीटेक करके तैयारी की, एमबीए करके तैयारी की, ग्रेजुएशन के बाद तैयारी की, या कोई डिप्लोमा करके तैयारी की, आप सोच करके देखिए कि जिसमें चांसेस बिल्कुल 1% के आसपास दिखाई दे रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आप 5 सालों तक सिर्फ उसी चीज की बच्चा तैयारी कर रहा है, उसी चीज की तैयारी करते करते उसमें पैसा लगा रहा है। इतने अगर सालों तक अगर बच्चा कहीं तैयारी करके किसी और चीज को पैसा वहां लगा रहा होता या कहीं कमा रहा होता, तो इस पूरी तैयारी के दौरान अगर मैं कहूं 11 से 12 लाख, ठीक है, 11 से 12 15 लाख के आसपास अगर मैं मानूं एवरेज कि 15 लाख खर्चा कर रहा है, और सोचो कितने लोग इसके बारे में, इस 15 लाख को इंटू कर लो, 15 लाख को आप इंटू कर लो कि 1000, 10 लाख में से 1000 अगर मैं निकाल दूं तो 9,99,999, ठीक है। कितने लोग ऐसे होंगे? अगर मैं 100 मान के भी चलूं तो भी आप देख लो, ऐसे इंटू करके देखो आप कितना पैसा जो है वो हो रहा है। अब रेशियो निकालो, रेशियो आप देखो तो बिल्कुल ऐसा रेशियो निकल रहा है दोस्तों कि भाई रेशियो कैसा निकल रहा है कि आप लगभग 15 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, ठीक है। 15 लाख इंटू वो सारे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है 5-6 साल तक, इंटू कर लो आप एन नंबर से। वो कौन सा नंबर होगा? एन नंबर का मतलब वो नंबर जो आप जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो पूरी इंडस्ट्रीज की वैल्यू आ जा रही है। अगर पूरी इंडस्ट्री की वैल्यू करूं तो मान के चलो कि कुछ नहीं तो 7 से 8 हजार करोड़ की वैल्यू है। 7 से 8 हजार करोड़ देश एक ऐसे फैक्टर पे खर्चा कर रहा है जिससे नॉर्मली कितनी सैलरी, 80 से 85 हजार रुपए की सैलरी बनती है अगर आप आईएएस बनते हैं तो, ठीक है। मान लेते हैं कि टोटल सैलरी अगर मिला ले 1 लाख के आसपास, तो कुल मिलाकर के 6 से 7 हजार करोड़, 8 हजार करोड़ के आसपास की इंडस्ट्रीज खर्चा कर रही है, यानी कि कॉस्ट लग रही है उसकी कितनी? कॉस्ट लग रही है आपकी 7 to 8 अगर मैं बात करूं, ठीक है। 7 से 8 हजार करोड़ की कॉस्ट लग रही है और सैलरी मिल रही है 1 लाख की। इसके बाद दूसरा मुद्दा यह है कि एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि जो बच्चा बिल्कुल नई फ्रेशर है, जो बिल्कुल नया है, तैयारी के दौरान इस फील्ड में एंटर होता है, 6 से 7 साल तक वो सिर्फ इस बात को लेकर के वो रहता है कि भाई अब मैंने इतनी तैयारी की है, हो सकता है मेरा अगले अटेम्प्ट में हो जाए, हो सकता है मेरा अगले अटेम्प्ट में हो जाए। ऐसे करते करते 3 से 4 अटेम्प्ट उसके हो जा रहे हैं। ये पूरा टाइम फेज जब उसके अंदर प्रोडक्टिविटी अपने पीक लेवल पे होती है, जब उसके जो है काम करने की क्षमता और सही तरीके से सोचने की क्षमता, उसकी प्रोडक्टिविटी हाई लेवल पे होती है, तब तो वो यहां मर रहा होता है एक तरीके से। इस पूरे प्रोसेस के दौरान अपनी जान दे रहा होता है कि एक बार और दूंगा, हो सकता है इस बार मेरा लक अच्छा चला जाए, मेंस गड़बड़ हुआ था, इस बार मेंस में अच्छा लिखूंगा, ऐसे हो जाए। ऐसे करते 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 उसकी पूरी प्रोडक्टिविटी जो है खत्म हो जाती है। और जब वो निराश होकर के वापस आता है तो उसको फिर क्या होता है, कंपनियां फ्रेशर्स को जो है प्रमोट करती हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेशर्स को नेगोशिएट किया जा सकता है, उनसे कम सैलरी पे काम हो जाता है, क्योंकि उनको चाहिए एक्सपीरियंस, हमें कंपनियों को चाहिए जॉब। तो वो सिंपली क्या करती है, नेगोशिएट उसके साथ करेंगी या इस बंदे के साथ करेंगी जिसके पास स्किल नाम का कोई चीज नहीं है। स्किल नाम की कोई चीज नहीं है भाई। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गड़े मुर्दे उखाड़ने के बाद आप कह रहे हो कि मैंने गड़े मुर्दे उखाड़ना सीखा है, तो कोई कंपनी गड़े मुर्दे उखाड़ेगी तब तो ना उसमें कोई काम है भाई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो तुमको नौकरी देगा नहीं कि नहीं तुमने इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ा है तो चलो अब हड़प्पा की खुदाई में चलते हैं।
या तो गवर्नमेंट कोई ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करे जिसमें ये कहे कि रिकॉग्निशन दिया जाए ऐसे स्टूडेंट्स को कि हाँ भाई तुमने प्रीलिम्स क्रैक किया है, मेंस क्रैक किया है, तो तुम्हारे अंदर थोड़ी वेटेज होनी चाहिए। सरकारी नौकरियों में ऐसी कोई स्कीम निकाली जाए जिसके तहत ये कहा जाए कि प्री मेंस इंटरव्यू देने वाले बच्चों के लिए अलग अलग कैटेगरी के जो है आरक्षण दिए जा रहे हैं या उनको थोड़ी प्रेफरेंस दी जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब सरकार जो है डी सुब्बाराव जी का ये था कि बहुत सारी उत्पादकता इन्हीं पूरे जंजाल में खत्म हो जाती है। ये बिल्कुल एक ट्रैप की तरह है। बच्चा एक बार दिया, उसका नहीं क्लियर हुआ, उसको लगता है अगली बार क्लियर हो जाएगा, उसको लगता है फिर अगली बार क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अपने समय का हवाला देते हुए जब इनके समय में 21 से 24 साल की उम्र में सिर्फ 2 अटेम्प्ट की बात की गई, ये इनको इसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें क्या होता है कि नया नया जो है एक तरीके से टैलेंट इंटर होता है। इसके साथ ही साथ इन्होंने सुझाव दिया कि अधिकतम 3 प्रयास और 27 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा जो है उचित संतुलन बनाए रखती है। तो समय सीमा को, जो समय सीमा अभी 30 से 32 है, 30 है, 32 है और फिर अनलिमिटेड जो है अटेम्प्ट्स हैं एसटी एससी में, उसमें उसकी समय सीमा को थोड़ा बाउंड किया जाना चाहिए। ठीक है। इसके साथ ही साथ इन्होंने 2 प्रमुख मांगे रखी, 2 प्रमुख सुझाव रखे कि जिसको यूपीएससी अगर अप्लाई करे तो ठीक रहेगा। पहला सुझाव उन्होंने कहा कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिकतम आयु और प्रयासों की संख्या को कम करना चाहिए, यानी कि उसको कम करें। अधिकतम आयु को पहली बात तो कम किया जाए ताकि एकदम फ्रेशर्स, एक तरीके से एक नई ऊर्जा वाले लोग इसमें सम्मिलित हों। इसके साथ ही साथ प्रयासों की सीमा, अटेम्प्ट्स को भी थोड़ा कम किया जाए। दूसरा, 40 के दशक में पेशेवरों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा में एक संचरित और मध्यम करियर प्रवेश मार्ग शुरू किया जाए, यानी कि जो 40 साल की उम्र वाले लोग हैं इनको जो है आईएएस की पोस्ट दी जानी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी अपनी अच्छी होती है इस टाइम पर। इन लोगों की सोचने की क्षमता और निर्णय लेने के जो है या विचार करने की क्षमता अच्छी होती है। तो 40 वर्ष आयु के वर्ष के लोगों को जो है एक तरीके से आईएएस में एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जिसके जरिए जो है आईएएस की पोस्ट इन लोगों को दी जाए, ताकि ये अपनी उत्पादकता को, अपनी प्रोडक्टिविटी को यूज कर सकें, गवर्नेंस अच्छा हो सके, पॉलिसीज अच्छी बनाई जा सकें। ठीक है, क्योंकि एक लिमिट के बाद भी आपका दिमाग क्या होता है, धीरे धीरे क्षीण होता है, आपकी सोचने की क्षमता कम होती है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी कम होती है, क्रिएटिविटी कम होती है। वो आप कैसे मेंटेन करोगे जब आपको सही समय पर सही जो है काम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने जो है जोर डाला। इसके साथ ही साथ इन्होंने इस बात पर भी जोर डाला कि पूर्व आईवीआई गवर्नर यूपीएससी की परीक्षा में सुधार के लिए सुझावों को शामिल भी किया। इसके साथ जो सुझाव शामिल किए कि ऊपरी सीमा है, उत्पादकता, अब यहाँ देखो साफ साफ कह रहे हैं कि ऊपरी आयु सीमा और परीक्षा के प्रयासों को कम करना। डी सुब्बाराव बताते हैं कि अभ्यर्थियों को बहुत अधिक वर्षों तक प्रयास करने की अनुमति देने से उनकी उत्पादकता युवा वर्ष बर्बाद हो जाते हैं। जिस समय उनके अंदर अच्छी प्रोडक्टिविटी होती है, जिस समय काम करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, उस समय इनकी क्या स्थिति चल रही होती है, अटेम्प्ट्स को एक तरीके से कंज्यूम करने की। तो इस बात को लेकर के भी इन्होंने काफी वो दिया। दूसरा कहा कि आईएएस में मध्य करियर प्रवेश, 40 वर्ष की आयु के मूल्यवान अनुभव वाले पेशेवर को प्रत्येक वर्ष आईएएस में शामिल होने का एक संरचित अवसर दिया जाना चाहिए कि भाई अगर आपकी एज 40 है तो आपको आईएएस लेवल पे एक साल, आप इसको एक साइक्लिक वे में स्टार्ट कर सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को 40 साल की एज है तो उसने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है, उसको अब एप्लीकेशन करने का टाइम आया है तो उसको उस पोस्ट को दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें नए कौशल और व्यापक ज्ञान जो है क्या होगा, प्राप्त होगा। जब आप ऐसे लोगों को जो है एंट्री दोगे तो इससे नया कौशल है, नए सीखने की वो है। इसके साथ ही साथ आईएएस अधिकारियों के लिए एक अधिक आवधिक मूल्यांकन रखा जाना चाहिए कि 1 साल का जो टाइम पीरियड था इसमें आपने जितने भी काम किए इसका आप मूल्यांकन करेंगे, वैल्यूएशन किया जाएगा। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे सक्षम और प्रभावी बने रहें, सिविल सेवकों को हर 10 से 15 साल में समीक्षा की जानी चाहिए कि भाई इनका ट्रैक रिकॉर्ड निकालो और ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, कितना काम इन्होंने किया है, क्या क्या प्रोडक्टिव किया है, इससे क्या इंपैक्ट आया है सोसाइटी पे। पॉलिसी मेकिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उन पॉलिसीज का क्या क्या इंपैक्ट रहा है, कितनी अच्छी रही, लाभकर रही, उनमें क्या क्या दोष देखने को मिले, इस पूरी चीज की समीक्षा एक रिव्यू कमेटी के बारे में बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, तो रिव्यू कमेटी उसको जो है रिव्यू करे, उसके बाद अपने जो है एक तरीके से रिकमेंडेशन दे, उसके आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए कि कहां पर जो है चेंजेस की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा केस रहा है यूपीएससी 2.0 को लेकर के। अब आप समझ पा रहे होंगे कि यूपीएससी 2.0 इतना इंपॉर्टेंट क्यों रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं चाहे वो सर्टिफिकेट का मामला हो, चाहे वो किसी भी तरीके का जो है पेपर का रिजल्ट का मामला हो। एक मुद्दा तो हम आपसे डिस्कस यही कर लेते हैं। देखिए, अभी आपने सुना होगा 2024 का रिजल्ट आया और 2024 के रिजल्ट में 2024 के प्री की जो है एक तरीके से आंसर की अब जाकर के लॉन्च हुई है। तो इतना बड़ा गैप
कि बच्चा पेपर दे रहा है, पेपर देने के बाद मेंस क्लियर कर रहा है, मेंस के बाद इंटरव्यू दे रहा है, रिजल्ट आ रहा है, सिलेक्शन पा जा रहा है, सिलेक्शन नहीं भी पा रहा है, आंसर की तब आ रही है उसकी। अब आप मुझे बताइएगा कितने बच्चे ऐसे हैं जो पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद जब आंसर की आती है तो जाकर के चेक करते हैं कि मेरे प्रीलिम्स में कितने मार्क्स बने थे। आप सही समय पर, भाई सिंपल सी बात है, आप कट ऑफ जारी कर दे रहे हो, आप कट ऑफ जारी कर दे रहे हो, आप मेंस के लिए बता दे रहे हो, क्या दिक्कत है आपको एक आंसर की बनाने में? क्वेश्चन बनाया आपने पूरा पेपर जो है सेट किया, उसके आंसर की देने में क्या समस्या है भाई? अगर आप, ये तो वही वाली बात होगी कि बिना सोचे समझे फिर आपने जो है पेपर सेट कर दिया, तो पेपर सेट किया है तो आंसर की भी उसी टाइम पे सही समय पे दे दी जानी चाहिए। इतना लंबा वेट, अरे चलिए ठीक है कोई बात नहीं, 1 महीने के अंदर दे दीजिए, मतलब प्री खत्म हो जा रहा है, मेंस खत्म हो जा रहा है, इंटरव्यू खत्म हो जा रहा है, उसके बाद आंसर की आ रही है। तो ये जो है, ये ट्रांसपेरेंसी जो है, ये बहुत ज्यादा जो है खल रही है अब। ठीक है, यूपीएससी 2.0 का टोटल मतलब ये था, ये पूरा आर्टिकल इससे संबंधित था। इसमें जो प्रावधान किए गए उसके बारे में मैंने आपसे इन डेप्थ डिस्कशन कर लिया आपके साथ। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी समझ में आई होगी। आप मेरे पॉइंट से सहमत हैं, असहमत हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। क्या आप यूपीएससी के 2.0 पॉइंट से सहमत हैं, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर असहमति है तो उस पर भी आप कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके कॉमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।